हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज की इस क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। तो बच्चों हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है H3PO2 जिसे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल कहा जाता है होता है। तो बच्चों H3PO2 में क्षारकों की संख्या 1 होता है। बच्चों ध्यान दो, H3PO2 जिसे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल कहा जाता है इसमें क्षारकों की संख्या 1 होता है, अतः यह एक भास्मिक अम्ल है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर बच्चों ध्यान दो H3PO2 क्या है, तो एक भास्मिक अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्षारकों की संख्या 1 होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है H3PO3 होता है। तो बच्चों H3PO3 को हम ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं और इसमें क्षारकों की संख्या 2 होता है। बच्चों ध्यान देना है, H3PO3 में क्षारकों की संख्या 2 होता है, अतः यह द्विभाषिक अम्ल होता है, यानी इसका ऑप्शन जो बी वो सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है H3PO4 जिसे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है होता है। तो बच्चों H3PO4 में क्षारकों की संख्या ध्यान दीजिएगा, बच्चों H3PO4 में क्षारकों की संख्या 3 होता है, अतः इसे त्रिभाषिक अम्ल कहा जाता है। पुनः बच्चों आप ध्यान दो, स्टार्टिंग से H3PO2 में क्षारकों की संख्या 1 होता है, इसलिए यह एक भास्मिक अम्ल है। H3PO3 में क्षारकों की संख्या 2 होता है, इसलिए द्विभाषिक अम्ल है। और H3PO4 में क्षारकों की संख्या 3 होता है, इसलिए त्रिभाषिक अम्ल होता है। बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसे याद रखेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है H3PO2 में क्षारकों की संख्या होता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि H3PO2 में क्षारकों की संख्या 1 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और H3PO2 को पढ़ेंगे क्या, तो बाबू इसे पढ़ेंगे हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है H3PO3 में क्षारकों की संख्या होता है। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि H3PO3 में क्षारकों की संख्या 2 होता है और ये द्विभाषिक अम्ल होता है। और H3PO3 को हम पढ़ते क्या है, तो बाबू इसको हम पढ़ेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। यानी अगर ऑप्शन में देखें तो कहा गया है कि H3PO3 में क्षारकों की संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें क्षारकों की संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न है कि H3PO4 में क्षारकों की संख्या होता है। तो बच्चों आप सबसे पहले जानो कि H3PO4 को हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं और इसमें क्षारकों की संख्या जो होता है वो 3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो बच्चों हमें इसको सॉल्व करेंगे। चलो मैं आपको बता दूं सॉल्व इसको कैसे करके निकालोगे। तो यहाँ H3PO2 है और इसमें हमसे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। तो चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान देना है सबको। देखो बच्चों आपको यह याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, ठीक है। और यहाँ साइड में 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको प्लस लगा लेना है और आपको फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो उसको आप x मान लीजिएगा, फिर आपको प्लस करना है और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है और साइड में आपका यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, और इक्वल में यहाँ पे 0 भी आपको लेके चलना है, ठीक है। तो देखो 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, प्लस x आपका रहेगा वैसे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ध्यान देना ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, इक्वल में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे x है, इक्वल लिखेंगे। देखो -4 अगर दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा और 3 दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस में है तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी हम x का मान निकालेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, चूंकि 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। फिर बच्चों आप एक बार ध्यान से समझो, यहाँ क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन जो है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है और साइड में 3 है तो यहाँ 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिखना है और आपको याद रहे कि हर टर्म के बाद से आपको प्लस ही लगाना है। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया और आपको फास्फोरस निकालना है, तो जिसको भी निकालना हो उसको आपको x मान लेना है, ठीक है। उसके बाद पुनः प्लस लगाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है बच्चों, -2 होता है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में आप क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, ठीक है।
जब 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, प्लस आपका रहेगा और x का x रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद से प्लस माइनस मिलके क्या होगा माइनस, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और इक्वल में क्या है 0। उसके बाद से बच्चों क्या करना है कि आपको यहाँ पे x इक्वल टू लिखना है, जो प्लस और माइनस में उसको दूसरे साइड पक्षांतर करना है। ये जो -4 जो है दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो गया है, ठीक है, और ये जो 3 है दूसरे साइड गया है तो माइनस में चला गया, यानी x का मान निकाला गया है। तो 4 में से 3 गया है तो क्या आ गया 1 आ गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। यानी इससे मतलब ये हुआ कि H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो +1 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों अगला प्रश्न सेम ऐसे ही है कि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो अभी जैसा मैंने बताया वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको प्लस लगाना है, फास्फोरस निकालना है तो इसको x मान लो, फिर प्लस लगा लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है और फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में आपको 0 लेके चलना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे देखो, 3 में 1 से गुना करोगे 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, यहाँ पे x रहेगा और प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। 2 में 3 से गुना करोगे 6 आएगा, इक्वल में क्या चलेगा 0 चलेगा। और फिर आपको यहाँ से x निकालना है, तो देखो -6 दूसरे साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये 3 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 1 से बराबर 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है बाबू प्लस है। इससे क्या पता चला कि हम लोगों को H3PO3 में फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो बच्चों +3 होता है। यानी अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +3 होती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सेम ऐसे ही है कि H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो बच्चों आप ध्यान दो, आप इसको सॉल्व करोगे कैसे। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 लेना है, मल्टीप्लाई आपको 3 से करना है, प्लस आप ध्यान दो, उसके बाद से फास्फोरस को x मान लेना है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है और मल्टीप्लाई में आपको 4 लेना है, इक्वल में आपको 0 लेना है। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 3 में 1 से गुना करोगे 3 आएगा, प्लस रहेगा, x यहाँ रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 में 4 से गुना करोगे 8 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0 आ जाएगा। अब क्या करना है ध्यान दो, x इक्वल टू माइनस से दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 जाएगा तो किसमें चला जाएगा माइनस हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। इससे क्या पता चला है कि H3PO4 में फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों एक बार और रिवीजन के तौर पे आप शॉर्टकट इसको समझ लो। H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +1 होता है, ठीक है। अगर H3PO2 पूछेगा तो +1 को टिक करना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो +3 को टिक अप करना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है कि H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो बच्चों इस केस में आपको +5 पे टिक अप करना है। अच्छे से तैयारी कर लेना है और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस ग्रुप के तत्वों को संकर्मक तत्व कहा जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को संकर्मक तत्व कहा जाता है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाएगा, संकर्मक तत्व कहा जाएगा। ये ऐसे कहेगा कि किस ग्रुप के तत्वों को संकर्मक तत्व कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संकर्मक तत्व कहा जाता है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि समुद्री घास में पाया जाने वाला तत्व है। तो बाबू समुद्री घास में पाया जाने वाला जो तत्व है वो आयोडीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो बाबू सिनेबार जो होता है ये मरकरी धातु का अयस्क है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरे में कार्बन का संकरण होता है। तो बच्चों हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है वह sp3 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बच्चों ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोहे का मुख्य अयस्क होता है। तो बच्चों लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अब से पूछा जाए कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो हेमेटाइट होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कॉपर पैराइट का सूत्र होता है। तो बच्चों कॉपर पैराइट का सूत्र CuApH2 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कॉपर पैराइट का सूत्र CuApH2 होता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। बच्चों इसको याद रखेंगे कि कॉपर पैराइट का सूत्र CuApH2 होता है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ओलियम का सूत्र है। तो बाबू ओलियम का जो सूत्र होता है H2O7 होता है। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान देना है,
आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को कहा जाता है? तो बच्चों आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर ग्रुप 2 पूछा गया होता तब हम क्षारीय मृदा धातु को टिकअप करते। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है उजला और पीला फास्फोरस है। तो बाबू उजला और पीला फास्फोरस ये अपरूप होता है किसका? तो फास्फोरस का, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बच्चों सल्फाइड जो अयस्क होते हैं उसका सांद्रण हम फेन प्लोन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो बच्चों गैलेना लेड धातु का अयस्क है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे सूत्र पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो बच्चों नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नाइट्रिक अम्ल से ही संबंधित है और ये प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टोल्ड विधि द्वारा किया जाता है। बच्चों ध्यान देना है, क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि ओस्टोल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? तो ओस्टोल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन कहे कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है तो किससे? ओस्टोल्ड विधि से। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ओस्टोल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि ओस्टोल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनता है और इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में हम प्लेटिनम धातु का उपयोग करते हैं। बच्चों ध्यान दो, ओस्टोल विधि से जब नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है ना, तो यानी इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम धातु का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ऐसे ही कि अमोनिया का निर्माण होता है। तो बाबू अभी मैंने बताया कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टोल विधि से होता है, उसी प्रकार अगर अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के द्वारा होता है। बच्चों ध्यान से सुनो, अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हैबर विधि से अगर अमोनिया बनाया जाता है तो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन है Al2O3, Fe और MO, CuO और PT। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं हैबर विधि से अगर हमें अमोनिया बनाना है तो इसके लिए हमें उत्प्रेरक के रूप में आयरन का यूज करते हैं और वर्धक के रूप में मोलिबेडियम का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, हैबर विधि से अमोनिया जब बनाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में हम आयरन का यूज करते हैं और वर्धक के रूप में मोलिबेडियम का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पुनः बच्चों आप ध्यान दो, देखो अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है तो ओस्टोल विधि से हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण होता है तो हैबर विधि से टिक करेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है तो संपर्क विधि से आप टिकअप करेंगे। ध्यान से सुनेंगे एक बार और कि अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, किस विधि द्वारा होता है, तो आपको बताना है ओस्टोल्ड विधि। अगर आपसे कहे कि अमोनिया का निर्माण किससे होता है तो आपको बताना है कि हैबर विधि से, और आपसे पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किससे होता है तो संपर्क विधि से होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। तो बच्चों संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान दो, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल अगर आपको बनाना है तो V2O5 यानी वेनेडियम पेंटा और ऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में हम प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान देना है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3 और इसमें नाइट्रोजन का प्रसंकरण होता है। तो बच्चों इसमें नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3 होता है। बच्चों ध्यान दो, अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp3 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों सेम फास्फीन का सूत्र PH3 होता है और इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है, सॉरी इसमें फास्फोरस का प्रसंकरण पूछा गया है, यानी अगर फास्फीन में फास्फोरस का प्रसंकरण पूछा जाए तो इसमें भी प्रसंकरण क्या होता है sp3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन सेम एक ही जैसा मिलता जुलता है। अगर अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण पूछेगा तो sp3 को टिकअप करेंगे और यहाँ पे फास्फीन में फास्फोरस का अगर प्रसंकरण पूछता है तो आप sp3 को टिकअप करेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HNO3 और इसमें नाइट्रोजन का प्रसंकरण पूछा है। तो इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन का प्रसंकरण sp2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बाबू सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4 होता है
और इसमें हमसे कह रहे हैं कि सल्फर का प्रसंकरण होता है। तो बच्चों इसमें सल्फर का जो प्रसंकरण होता है वह sp3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बच्चों एक बार स्टार्टिंग से आप ध्यान दे दो ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो अगर आपसे कहे कि अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण होता है तो इस केस में आप sp3 को टिक करके आएंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें है कि फास्फीन में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो इसमें भी आपका sp3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का प्रसंकरण है तो इस क्वेश्चन में आपको sp2 को टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें ये है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का प्रसंकरण है तो इस क्वेश्चन में आपको sp3 को ही टिक अप करना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो बच्चों क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 2 के तत्वों को कहा जाता है। तो बच्चों मैंने अभी बहुत पहले ही बताया कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है और ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है जबकि ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों क्षारीय मृदा धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपसे पूछा गया है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। देखो बच्चों यहाँ एक CA4 है तो इसको पढ़ेंगे कैसे। तो देखो एक C को हम लोग जेनॉन पढ़ते हैं और 4 को टेट्रा पढ़ेंगे और A को फ्लोराइड पढ़ेंगे, यानी इसको हम पढ़ेंगे देखो जेनॉन, 4 को यहाँ बीच में लाएंगे तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, A को लास्ट में ले जाएंगे तो फ्लोराइड पढ़ेंगे, यानी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। बच्चों ध्यान दो इसको क्या पढ़ोगे जेनॉन, अभी आगे इससे 2-3 क्वेश्चन मिलता जुलता इसलिए ध्यान दो आप लोग। इसको क्या पढ़ोगे जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। और इसका सूत्र क्या है, एक CA4 की संरचना होता है। तो बच्चों जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का जो संरचना होता है वह स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी वर्ग समतलीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निम्न में किसे हरा तोता कहते हैं। तो बच्चों हरा तोता का सूत्र ApSO4 × 7H2O होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ध्यान देना है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो बच्चों एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखो बच्चों पेपर में आपको होपलेस नहीं होना है, पेपर में क्वेश्चन आसान ही आता है, बस आप थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप टिक आउट करके आओगे। थोड़ा सा बस 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लो और पेपर में जाओ, आपका पूरा क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। और मैं जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री या हिंदी कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मैं उसको गेस करके ही अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आप उसे अच्छे से देखो, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ध्यान देना है कि मालाकाइट अयस्क होता है। तो बच्चों मालाकाइट जो अयस्क होता है ना वो कॉपर का अयस्क होता है, यानी कॉपर का अयस्क क्या होता है, मालाकाइट होता है। मालाकाइट किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान देना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो बच्चों ये सिंपल है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, या इसको हम अधात्री भी बोल सकते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या इसको हम अधात्री बोलेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल, देखो इसे पढ़ेंगे क्या, निकेल, 4 को टेट्रा और CO को कार्बोनिल पढ़ते हैं। CO को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, कार्बोनिल, यानी इसका उच्चारण कैसे करेंगे, पढ़कर निकेल टेट्रा कार्बोनिल। और इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। तो बच्चों इसमें निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों अभी तो मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया, आप वैसे इसको भी निकाल के फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। फिर आप एक बार ध्यान से सुन लो, निकेल टेट्रा कार्बोनिल में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो बच्चों इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में जो फ्लोरीन जो है ना ये सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान देना है कि निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। देखो ध्यान देना है, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। देखो बच्चों जब मैंने भी पेपर दिया था उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करके जाना। और क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। तो बच्चों ध्यान देना है NaCl4 2- की जो आकृति है ये चतुष्फलक होती है। बच्चों आपको
बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ध्यान देना है कि निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। तो बच्चों मैंने बताया NiCl4 माइनस की जो आकृति होती है चतुष्फलक होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पढ़ोगे क्या, टेट्रा क्लोरो निकेलेट, ठीक है ना, इसे क्या पढ़ोगे, टेट्रा क्लोरो निकेलेट, इसको ध्यान देना, इसको पढ़ना है, टेट्रा क्लोरो निकेलेट, ठीक है। और इसका जो आकृति होता है ना ये चतुष्फलक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बच्चों मैं इस क्वेश्चन पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक है, NiCl4 माइनस की आकृति क्या है बच्चों, चतुष्फलक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कॉपर धातु का शोधन निम्न में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो बच्चों कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन विधि के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान देना है, PCl5 क्या है। तो बाबू PCl5 जो है यह एक ऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। PCl5 क्या है, तो बच्चों PCl5 एक क्या है, ऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाता है। तो बच्चों आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों को कैलकोजन कहा जाता है, कहीं कहीं इसको चैलकोजन भी लिखा रहेगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ध्यान देना है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों को कैलकोजन कहा जाता है, ठीक है। उच्चारण के तौर पे चला जाए तो इसको कहीं कहीं चैलकोजन भी लिख देगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, सही आंसर। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं, कैलकोजन कहते हैं। और आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, हाइलोजन। ये 17 के तत्व हैं और ये 18 के तत्व है। फिर बच्चों ध्यान दो, आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों को हम कैलकोजन कहते हैं, 17 के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं और 18 के तत्वों को हम निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया। अब आप बना सकते हो कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और 16 रहे तो किसको टिक करना है, कैलकोजन पे टिक करना है। और निष्क्रिय गैस कौन सा होगा, तो वर्ग 18 के तत्वों को हम निष्क्रिय गैस कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है। तो बच्चों आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय गैस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बच्चों फिर एक बार आप ध्यान से सुन लो, आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों को कैलकोजन कहा जाएगा, ठीक है, 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाएगा और 18 के तत्वों को जानते हो निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस कहा जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान देना है, हूप विधि, हूप विधि द्वारा किस धातु का शोधन होता है। तो बच्चों हूप विधि द्वारा एल्यूमिनियम धातु का शोधन होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है। तो बच्चों फास्फोरस अणु को P4 के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है कि फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है तो किसके द्वारा बाबू, P4 के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सल्फर अणु को निरूपित किया जाता है। तो बच्चों सल्फर अणु को S8 के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, फास्फोरस को P4 द्वारा और सल्फर को S8 द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो बच्चों S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान दो, आवर्त सारणी की प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होता है। बच्चों ध्यान दो, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होता है और कितना आवर्त होता है, 7 आवर्त होता है। और यहाँ क्वेश्चन आवर्त से कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान देना है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो बाबू प्रथम आवर्त में अगर तत्व देखोगे तो एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होता है, ठीक है। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान देना है कि आवर्त सारणी की द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होता है। तो बच्चों ऐसे ही आप काउंट कर सकते हो आवर्त सारणी निकाल कर, ठीक है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में जो तत्वों की संख्या होता है ना वो 8 होता है। कितना होता है, द्वितीय में कितना होता है, 8 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रथम में 2 होता है, द्वितीय में क्या होता है, 8 होता है। और इसी के समरूप आप तृतीय में देख लेंगे, चतुर्थ में देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो सबको पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
और अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो बच्चों इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। कौन होता है बाबू सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बच्चों ध्यान देना है कि कार्बन की संयोजकता होती है। तो बच्चों कार्बन की संयोजकता 4 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, कार्बन की संयोजकता 4 होता है, यानी इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, सोना का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो बच्चों सोना का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है ना वो शून्य होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो बच्चों HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ना, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? तो बच्चों देखो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। क्लोरीन गैस को Cl2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन गैस को N2 के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जबकि हीलियम गैस को केवल He लिखा जाता है। अब इन सभी गैसों के अगर सूत्र को देखेंगे तो ये आपको द्विपरमाणविक नजर आएंगे। जैसे क्लोरीन Cl2 है, नाइट्रोजन N2 है और ऑक्सीजन O2 है, यानी ये जो गैसें हैं ये द्विपरमाणविक गैस हैं, ये द्विपरमाणविक गैस है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो बच्चों इसका जो आंसर क्या होगा? हीलियम होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि हीलियम जो होता है वह एकल परमाणविक गैस होता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले बोला था कि इसको आप याद रखेंगे, अभी इस क्वेश्चन पे समरूप क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? जेनॉन डाइफ्लोराइड, ध्यान से सुनना, इसको पढ़ोगे कैसे? जेनॉन, दो को बीच में लाके पढ़ना है डाई, और क्या बोलना है? जेनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, की संरचना होती है। तो बच्चों जेनॉन डाइफ्लोराइड की जो संरचना होती है ना वह रेखीय होती है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बच्चों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना होती है तो कैसा होता है? रेखीय होता है, यानी लीनियर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड पढ़ोगे कैसे बच्चों? इसको ध्यान दो, जेनॉन, फोर को बीच में लाओगे तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, की आकृति होती है, संरचना होता है। तो बच्चों जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो संरचना होता है वह स्क्वायर प्लेनर होता है और इसको हिंदी में वर्ग समतलीय बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, एक CA4 का जो संरचना होता है वो कैसा होता है? वर्ग समतलीय होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि एक CF6 की संरचना होती है। तो बच्चों सबसे पहले इसको आप पढ़ो, रीड करो। इसको क्या पढ़ेंगे? जेनॉन पढ़ेंगे, और 6 को हेक्सा पढ़ेंगे और 1 को फ्लोराइड पढ़ेंगे, यानी इसको हम पढ़ेंगे जेनॉन, ध्यान देना है, हेक्सा, ठीक है, और फ्लोराइड, यानी जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड, और इसकी संरचना हमसे पूछा गया है। तो बच्चों जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड की जो संरचना होता है ना वह विकृत अष्टफलकीय होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं, ध्यान से सुनना है। अगर आपसे एक CF2 की संरचना पूछा जाए तो आप रेखीय को टिक आउट करके आइएगा। ठीक है, अगर आपसे एक CF4 की संरचना पूछेगा तो आप वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर को टिक करके आइएगा। ठीक है, और अगर आपसे एक CF6 की संरचना पूछता है तो इस केस में आप विकृत अष्टफलकीय को टिक करके आइएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान देना है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1 to 10 Na0 to 2 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बच्चों इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो N-1 D1 to क्या होता है? 10, फिर आपका NS और S पे क्या होता है? 0 to 2। ठीक है ना, यानी S वाले जो ऑर्बिटल है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, 2 से अधिक नहीं भर सकते, और D वाले में 10। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, डोलोमाइट निम्न में किस धातु का अयस्क है? तो बच्चों डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम धातु का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बच्चों डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीशियम धातु का अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि एस ऑर्बिटल का आकार होता है। तो बच्चों एस ऑर्बिटल का आकार गोलीय होता है। अगर आपसे पी का पूछा जाए, पी ऑर्बिटल का आकार होता है तो डंबल हो जाएगा, और आपसे अगर डी ऑर्बिटल का आकार पूछा जाए तो डबल डंबल हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एस ऑर्बिटल का आकार होता है। तो बच्चों एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? गोलीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
आप अच्छे से पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा मेहनत कर दो, ज्यादा दिन एग्जाम तो बचा नहीं है। अगला क्वेश्चन से ध्यान देना है कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो बच्चों पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डंबल होता है, अभी मैंने बताया, ठीक है ना, कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डंबल होता है, यानी बी इसका सही आंसर है। और एस पूछा गया था तो एस का गोलीय होगा, डी पूछेगा तो डी का क्या होगा? डबल डंबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलो आगे देखो, फिर क्वेश्चन आ गया वही, वैसे ही क्वेश्चन आया कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है, तो बच्चों डी ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल होता है। ध्यान देना है बच्चों, डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है ना वो डबल डंबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 18 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों वर्ग 18 के तत्वों को हम नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना वह NH2 NP6 होता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, वर्ग 18 के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP6 होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों पी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NH2 NP126 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों ध्यान दो, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP126 होता है। तो चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में बच्चों मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा हो सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो। ठीक है, अगर आप इन सभी क्वेश्चन जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हो, सारे क्वेश्चन बना लेते हो, तो निश्चित तौर पे आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक करो बच्चों, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।